तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों आज सुबह ही मैंने शिक्षा नीति चैनल पे जो बिहार में एलआरसी अमीन की आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में जो अपडेट आई है कि एक सप्ताह के अंदर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म फिलअप का भी प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। मतलब लगभग आपको 20 तारीख के अंदर 20 अक्टूबर के अंदर आप लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो का क्या मतलब है। इस वीडियो का थंबनेल में आपको पता चल रहा होगा कि मैंने जो बातें बोली थी, लगभग आपको मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने बोला था कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि आपको 2024 के बाद निकाल दे। और मैंने खुले तौर पे बोला था, ऐसा नहीं है कि मैं हाइड करके या फिर कुछ ऐसा नहीं बोला था कि जिससे कि आप लोगों को डार्क में रखूं कि हाँ। लेकिन अब उस बात को धीरे धीरे आप लोगों के बीच मैं ऐसे तरीके से रख रहा हूँ कि आप देख सकते हैं। दरअसल देखिए, मेरी एनालिसिस हो या मेरी बातें हो, इतनी कमज़ोर नहीं रहती है। दरअसल मैं भी पॉलिटिकली भी मैं एक्टिव रहता हूँ, और इसके अलावा मेरे ऐसे कई पार्टी में, हालांकि चूँकि मैं समस्तीपुर से हूँ तो समस्तीपुर के ही, लेकिन कई पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण जो मैं जिनसे मैं मिलता हूँ, जो मैं पॉलिटिकल इन्वॉल्व रहता हूँ, तो उनसे मैं बातें होती हैं। उन सभी बातों को आधार पे ही, क्योंकि वो भी अपने कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो वैकेंसी जाती हैं उसके बारे में बातें होती रहती हैं उनकी भी, कि हाँ कौन सी वैकेंसी आई है, किस वैकेंसी में क्या सरकार का काम है, क्या आगे हो सकता है। वो सभी बातें हर दल, कोई भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, और भी दल हैं बिहार में, सभी दल अपने अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करते रहते हैं। वहीं से कहीं न कहीं से मैं आप लोगों के लिए बातें लाता हूं, और अब वो बातें मेरी सच हो रही है। आज के अखबार में जब आपने देखा होगा, हालांकि कई कैंडिडेट्स इसको सही मायने में नहीं देखे होंगे, सही तरह से उस न्यूज़ को नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने भी देखा है। आपको उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप लोग इस बातों पे आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ, अगर दीपक शर्मा कुछ बोल रहा है तो उसमें कुछ बातें होती है। तो दोस्तों, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो मैंने सीना ठोक के बोला था, मैंने पूरी तरह से सही बोला था कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको 2024 के बाद एलआरसी से हटा दे। अब देखिए दोस्तों, पहले बात थी मार्च 2023 तक, सॉरी 2024 तक सर्वेक्षण के काम की। अब जो बातें आ रही है आज के अखबार के माध्यम से, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं, अब जो बहाली होंगी वो लास्ट 2024, मतलब 2024 के अंत में आप लोगों का संविदा का कार्यकाल खत्म होगा। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक और बात है, जो कि मैंने आपको बोला था कि 2024 के बाद भी आप लोगों को कोई नहीं निकाल सकता। तो वो मैंने इसलिए बोला था कि देखिए, एक तो होता है कि धरना प्रदर्शन वाली बात, दूसरी बातें होती है कि क्या इसमें क्या क्या बातें आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सर्वेक्षण का काम खत्म होते ही दूसरा काम भी आप लोगों के रख दिया गया है। हालांकि सर्वेक्षण आप भी जानते हैं कि 2024 के लास्ट तक भी नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा, और चूंकि आगे बढ़ते बढ़ते एक डेढ़ साल आगे बढ़ेगा, एक डेढ़ साल आगे बढ़ते बढ़ते फिर आपके लिए दूसरा काम आ जाएगा। कई तो ऐसे भी होते हैं कि जॉब में रहते हुए जनगणना, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना, वो सब भी तो पूरा तो होना नहीं है। अब बात है कि आपको आगे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आज के जब अखबार पेपर्स में आप देखेंगे, आपको मैं स्क्रीन पर फ्लैश करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बहाल अमीन होंगे उनको चकबंदी का काम भी दिया जाएगा। मतलब अगर आप सर्वेक्षण कर लेते हैं तो सर्वेक्षण के बाद आपका काम होगा चकबंदी का। अब आप बोलेंगे चकबंदी क्या होता है। तो दोस्तों, चकबंदी के बारे में जानने से पहले आपको इसके औचित्य के बारे में जानना पड़ेगा, इसका इतिहास आपको जानना पड़ेगा, क्या होता है नहीं होता है। दरअसल आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा कि जब फिल्मों में पंजाब का दिखाया जाता है, हरियाणा का दिखाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उन लोगों के प्लॉट जो होते हैं, खेतों वाले प्लॉट, वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बिहार के खेत देखते हैं, बिहार में से तो आप हैं ही, तो बिहार को तो आप देखेंगे ही, लेकिन बिहार की कहानियाँ भी आप देखेंगे तो आपको कई चीज़ें पता चल जाएंगी। नॉर्मली आप लोग जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो डिप्लोमा किए हैं आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं एक पंचायत वेब सीरीज़ है वो भी देखे होंगे। पंचायत वेब सीरीज़ में जब आप देखेंगे तो उसमें भी दिखाया गया है कि बिहार में खेते, बिहार यूपी में खेत
ऐसे होते हैं जिसके कि एक तो जो आड़ी जिसको बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, मतलब जो जिस पे हम लोग चलते हैं, वो बहुत कम चौड़ा होता है, बाकी जबकि पंजाब वगैरह में ज़्यादा होता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है दोस्तों कि वहाँ चकबंदी हो चुका है, बिहार में चकबंदी नहीं हुआ है। अब चकबंदी क्या होता है? चकबंदी ये होता है दोस्तों कि जैसे आपका ज़मीन है, वो ज़मीन 1 कट्ठा यहाँ है, 1 कट्ठा किसी और 4 प्लॉट के बाद है, उसके 10 प्लॉट के बाद एक और कट्ठा है। तो चकबंदी का मतलब है आपके पास, आपके नाम पे जितने ज़मीन है, उस सभी ज़मीन को किसी एक जगह सम्मिलित करना। मतलब आपके छोटे छोटे प्लॉट को मिला के एक बड़े प्लॉट में, जैसे आपका किसी और को करवा दिया कि हाँ आप इसके बदले इतना ज़मीन आपका रहेगा, आप उस ज़मीन को इनका ले लीजिए और इनको यहाँ पे दे दीजिए, ताकि मतलब प्लॉट बड़ा बड़ा हो जाए। तो आपके ज़मीन को बड़ा करने के लिए, आपकी जो प्लॉट का एरिया होता है उसको बड़ा करने के लिए चकबंदी किया जाता है। आपके कई, जैसे 10 प्लॉट हैं, आपके 10 प्लॉट को आपको एक प्लॉट में तब्दील किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा, किस प्रोसेस से किया जाएगा, किसके मतलब अगर 1 कट्ठा के बदले 1.5 कट्ठा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, वो सरकार के प्रावधान में, वो उस वक्त प्रावधान जो आएंगी, जो नियम होंगे उसके तहत। नियम अभी मैंने देखा नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, तो इन बातों पे मैं आप लोगों को बरगलाऊंगा नहीं। लेकिन अब अखबारों के माध्यम से जब आप देखेंगे तो साफ साफ बोल दिया गया कि आप लोगों का ही, मतलब जो स्पेशल सर्वे अमीन होंगे, उनका ही काम होगा चकबंदी करने का। अब कहने का मतलब, जब आपको चकबंदी करवाएंगे तो चकबंदी में आप जानते हैं कि कई बार इसमें ये मतलब सरकार की तरफ से एक लड़ाई लगाने वाली बात हुई। कई बार ऐसे भी लोग होंगे जो चकबंदी नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि मेरा ये ज़मीन घर के आसपास का है, अब मैं इसको छोड़ के दूसरे जगह मैं क्यों लूँ। होता है ऐसी कई बातें, आप भी जानते हैं, समाज के तौर पे कई बातें होती हैं। इन सभी बातों को भी अगर छोड़ दें दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि चकबंदी के लिए आप लोगों को रखा जाएगा। उसके बाद चकबंदी में के बाद, तो चकबंदी के बाद फिर से कुछ ना कुछ काम आपको दे दिया जाएगा, और नहीं तो आप लोगों को एक आध जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी, हालांकि अभी उम्मीद नहीं है बीटीएससी जेईई कंप्लीट होने के बाद तत्काल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सके दे, नहीं दे वो अलग की बात है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार रहेगा आपके जॉब से निकलने से पहले। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कोई भी हो, आप किसी भी संविदा के पद पे जा रहे हैं, आपको रिटायरमेंट या फिर आपके जो संविदा कार्यकाल है उससे पहले आपके लिए दूसरा जॉब, दूसरी बातें रखी रहेंगे। तो यही बातें थी। अब बात करते हैं कि मैंने जो बोला था वो बातें। दोस्तों, जब बातें बढ़ती हैं तो आगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आती है। मैंने उसमें ये भी बोला था उस वीडियो में कि धरना प्रदर्शन, तो धरना प्रदर्शन ज़रूरत पड़ेगा तभी होता है, वैसे कोई नहीं। अब इसमें बात करते हैं कि अभी कितने पदों की वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों, आज के अखबार पेपर में जो मैंने आपको पहले भी बोला था, क्लियर कर दिया गया है कि वैकेंसी 6300 प्लस 1944, मतलब 8244 सीटों की वैकेंसी आएगी स्पेशल सर्वे अमीन की। इसी प्रकार अगर बात करें तो कानूनगो की, तो कानूनगो की पहले सीट तो सब 26 थी, उसको बढ़ाकर जो 500 कुछ किया गया है, तो टोटल 700 कुछ। ऐसे आप अगर देखेंगे तो कई, जैसे क्लर्क भी हो गए और भी कई पद हैं, उन सभी पदों को आप लोगों को अच्छे से इस वैकेंसी में भरा जाएगा, और उस भरने में के क्रम में आप लोगों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। 8244 जैसे ही होंगे, और क्लर्क में हो गए, फिर आपके सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी होंगे। सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी में भी आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका अलग लाभ मिलेगा। तो ये सभी बातें हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन सभी बातों के बाद कि सब जो मेनली बातें आती है उसमें आप देख सकते हैं बिहार सरकार का कारनामा है। उस कारनामा में बस थोड़ी सी संदेह हमें होती है। वो संदेह ये है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो छात्र संगठन के लोग हों या कोई हो, उनको एक काम जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि अगर मैं भी कभी पटना जाता हूँ तो मैं भी इन बातों पे मैं ध्यान दूंगा और मैं मिलने की कोशिश करूँगा। इस बार, पिछली बार तो मैं नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि इस बहाली के फाइनल होने से पहले, मतलब फॉर्म भरने के क्रम में ही अगर बीच में मैं पटना जाता हूँ तो मैं एक बार बात करूँगा, मंत्री से मिलने की मैं कोशिश करूँगा। उनको मैं पूरी बातें बताऊँगा जो इस वैकेंसी, जो 2019 में स्पेशल सर्वे अमीन की वैकेंसी आई, उसमें क्या क्या परेशानियाँ आई।
जैसे कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उनसे मांग करूंगा, या फिर अगर आप लोग मिलते हैं तो आप लोग भी उनसे मांग कीजिए कि श्रीमान 2 चीज़ें हम लोग को पूरी चाहिए। एक ये कि अभी जो, जैसे कि अभी 01/2019 जो थी इसकी LRC की वैकेंसी, उसमें जो निकाले गए थे कैंडिडेट्स, जैसे CMJ यूनिवर्सिटी के, उसके बाद आपके हो गए झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के, और कुछ राजस्थान के भी हैं, और भी कई कॉलेज के हैं और यूनिवर्सिटी हैं। उनको मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग मिलते हैं तो, या फिर मैं भी मिलता हूं, कोशिश मैं भी करूंगा कि अगर मैं पटना जाऊं तो मिलूं, तो आप लोग भी उनसे मिलकर इन बातों पे उनका ध्यान जरूर आकृष्ट करें कि सर इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि इन कैंडिडेट्स को पहले ही, क्योंकि आप अगर जॉब दे देंगे, जॉब देने के बाद उनको हटाएंगे, तो ये दूसरे कैंडिडेट्स के साथ, जिन लोगों ने जो जेन्युइन है उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी, और नाइंसाफ़ी इस प्रकार होंगी कि 2-4 महीना, 6 महीना, या फिर वो डिप्रेशन, या फिर वेटिंग लिस्ट कह के, पिछली बार भी वेटिंग लिस्ट दिया गया था, ऐसा नहीं है, पिछले बार भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट सही थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो उन कैंडिडेट्स के भी ध्यान रखा जाए कि वेटिंग की नौबत ना आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। बाकी अपडेट्स मैं आपको बताते रहता हूँ और आगे भी बताऊँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट लाएँ, राजनीति से जुड़ी हर खबर, विश्लेषण आपको देते रहें। बाकी मैं कोशिश करूँगा और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।